हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर सचिन वाघ और अपन इस बार देखेंगे ब्लड एंड कार्डियोवैस्कुलर चैप्टर इन ह्यूमन बीइंग फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स और एनी अदर मीडिया फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड रहता है एंड दूसरा भी पार्ट रहता है ब्लड के साथ लिम्फ। सबसे पहले अपन ब्लड को इलेबोरेट करते हैं। ब्लड इटसेल्फ इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ध्यान रखिए, इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। स्टिल ये लिक्विड फॉर्म में होता है, बट इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ब्लड वैस्कुलर वेसल्स में ब्लड फ्लो होता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है। अब ब्लड के मेजरली दो कंपोनेंट है, तीन एक्चुअली: प्लाज्मा formed elements, मैट्रिक्स। अब प्लाज्मा को अपन इलेबोरेट करते हैं। प्लाज्मा constitutes 55% of blood. Plasma is a straw-colored viscous fluid. विस्कस यानी थोड़ा थिक, स्ट्रॉ कलर यानी येलो कलर की तरह होता है, पेल येलो कलर जिसे कहते हैं उसे। अब प्लाज्मा का 90 to 92% इज वाटर कंटेंट, यानी कि प्लाज्मा में 90 to 92% पानी होता है एंड 6 to 8% में प्रोटीन होते हैं। और ट्रेसेस अमाउंट यानी मिनिमल अमाउंट में मिनरल्स होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, ग्लूकोज होता है, लिपिड होता है। तो प्रोटीन में तीन मेन प्रोटीन होते हैं। एक होता है ग्लोब्यूलिन, एक होता है फाइब्रिनोजेन और एक होता है अल्ब्यूमिन। अब ग्लोब्यूलिन का फंक्शन क्या होता है? इम्यूनिटी मीडिएटेड इम्यून रिएक्शन ग्लोब्यूलिन का फंक्शन होता है। फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉट होने के लिए काम में आता है। अल्ब्यूमिन ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखने के लिए काम में आता है। फिर जो माइनर एलिमेंट्स होते हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्ब, क्लोराइड, ये ट्रेसेस ऑफ एलिमेंट होते हैं। फिर लिपिड्स, अमाइनो एसिड यानी कि प्रोटीन एंड ग्लूकोज, ये भी प्लाज्मा के ये भी कंस्टिट्यूट्स होते हैं। अब देखते हैं प्लाज्मा के क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर इन एक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब क्यों इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर का काम क्या करना है? ब्लड को क्लॉट करना। अगर ये एक्टिव हो गए तो ये क्या कर देंगे? फ्री फ्लो ब्लड को क्लॉट कर देंगे, इसलिए ये फ्री फ्लो प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सीरम। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सीरम। याद रखना है, एमसीक्यू में अगर पूछा गया सीरम किसे कहते हैं तो क्लॉटिंग फैक्टर माइनस प्लाज्मा इज इक्वल टू सीरम। प्लाज्मा में क्या क्या एमसीक्यू बनेंगे? कितने परसेंट ब्लड का कंस्टिट्यूट होता है? 55%। कैसा कलर होता है? स्ट्रॉ कलर होता है, विस्कस होता है। प्लाज्मा का खुद का कंस्टिट्यूट क्या होता है? 90 to 90% वाटर होता है, सबसे ज्यादा वाटर ही रहता है। 6 to 8% प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन में भी कौन से होते हैं? ग्लोब्यूलिन जिसका काम होता है इम्यूनिटी, फाइब्रिनोजेन जिसका काम होता है क्लॉटिंग, एंड अल्ब्यूमिन जिसका काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना। अब माइनर कंपोनेंट जो होते हैं वो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्ब, क्लोराइड, लिपिड, अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज भी ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लाज्मा।
एंड प्लाज्मा में जो क्लॉटिंग फैक्टर रहते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, उनको अगर प्लाज्मा से माइनस कर दिया जाए तो जो बचता है वो रहता है सीरम। हो गया, प्लाज्मा के इतना ही इंपॉर्टेंस है, यही एक एमसीक्यू, इसके बाहर प्लाज्मा का कोई एमसीक्यू नहीं आएगा। अभी अपन ब्लड का दूसरा कंपोनेंट देखते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट्स में मेनली थ्री थिंग्स आते हैं कंपोनेंट, एरिथ्रोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स ब्लड का 45% कंपोनेंट ऑक्युपाई करता है, तो ये कितना हुआ 45%। ब्लड का कितना हुआ 45%। प्लाज्मा कितना करता था 55%। अभी फॉर्म एलिमेंट्स में सबसे भी ज्यादा क्या रहता है, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल, ये सबसे ज्यादा रहते हैं, इसलिए तो ब्लड को रेड कलर आता है आरबीसी की वजह से। कितने नंबर में रहते हैं 5 to 5.5 मिलियन रहता है mm³, इतना रहता है आरबीसी। अब आरबीसी का नेक्स्ट जो एमसीक्यू आता है, जो आता है उसके शेप पर। शेप कैसा होता है, बाइकॉन्केव। ठीक है, अब रीजन को अगर समझ लोगे ना, बायोलॉजी में हर चीज का रीजन होता है, रीजन समझ लोगे रट्टा मारने का काम नहीं पड़ेगा। बाइकॉन्केव शेप यानी क्या होता है ना कि अंदर से ऐसा नीचे बाइकॉन्केव, इस तरह से। बाइकॉन्केव क्यों होता है, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। अब सरफेस एरिया जब बढ़ता है तो क्या होता है कि फायदा होता है, ज्यादा से ज्यादा अपन उसमें चीजें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए उसका शेप बाइकॉन्केव होता है। आरबीसी में नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस नहीं होता है, याद रखना, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। इसमें एक प्रोटीन होता है आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं, जो अपन ने पहले पार्ट में देखा है रिस्पिरेटरी सिस्टम के। अब 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम Hb होता है 100 ml में और ब्लड में। ठीक है, अभी आरबीसी सिंथेसिस कहाँ होता है, बोन मैरो में। बोन मैरो में, अभी ये बात ध्यान रख लीजिए, बिफोर अडल्ट चाइल्डहुड में पीडियाट्रिक एज ग्रुप, बिफोर पीडियाट्रिक एज ग्रुप में हर बोन मैरो में ब्लड सिंथेसिस होता है, फिर वो पेरिफेरी हो या एक्सियल हो, बट धीरे धीरे पेरिफेरल बोन मैरो जैसे लेग्स एंड हैंड के बोन मैरो से एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन आरबीसी सिंथेसिस बंद हो जाता है, सिर्फ एक्सियल स्केलेटन में बोन मैरो आरबीसी बनती है। इसके बाद लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितना होता है 120 डेज, यानी आरबीसी की लाइफ कितनी होती है 120 दिन। फिर 120 दिन के बाद 120 डेज के बाद आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है कहाँ, स्प्लीन में। तो इसके लिए आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे कहेंगे, स्प्लीन को। क्यों, क्योंकि वहां आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। समझ गए अभी। तो आरबीसी के बारे में क्या क्या एमसीक्यू इंपॉर्टेंस है, सबसे ज्यादा नंबर रहते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड रहते हैं, 12 से 16 ग्राम Hb रहता है, 16 ग्राम रहता है। बोन मैरो वो भी एक्सियल स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन यानी क्या, इलियाक बोन, स्पाइन, रिब्स एंड स्कल, ये एक्सियल स्केलेटन होता है। इसमें ही बोन मैरो में एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं उसे, वो होता है। 120 डेज का आरबीसी का लाइफ होता है। स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे सेल कंपोनेंट की तरफ, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल। इनका काम इम्यूनिटी से रिलेटेड है। अभी डब्ल्यूबीसी को अपन 2 सेल्स में डिवाइड करते हैं, ग्रैनुलोसाइट जिसमें ग्रैन्यूल्स है, ए ग्रैनुलोसाइट जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं है। ठीक, अब ग्रैनुलोसाइट में 3 मेन सेल्स है,
न्यूट्रोफिल्स जो कि सबसे ज्यादा WBC काउंट आता है इनका 60 to 65%। फिर आता है बेसोफिल्स जो कि सबसे कम नंबर में रहते हैं 0.5 to 1%। एंड फिर आता है इओसिनोफिल्स। ठीक है, ये हो गए ग्रैनुलोसाइट के टाइप। एक ग्रैनुलोसाइट में आते हैं लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ये हो गए WBC के टाइप। और हर एक सेल का एक टिपिकल स्पेसिफिक फीचर है, फंक्शन है, वो उस तरह से काम करता है। जैसे कि न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट आर फैगोसाइटिक इन नेचर। ये दोनों सेल जो होते हैं ये फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। इसका मतलब क्या, ये फैगोसाइटिक मतलब ये खा जाते हैं फॉरेन बॉडी को, बैक्टीरिया को, फॉरेन एंटीजन को। जैसे ही ब्लड में एनकाउंटर होता है तो ये उसे किस तरह से मारते हैं, ये उनको खा जाते हैं, फैगोसाइट कर जाते हैं। इसका मतलब बेसोफिल अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है। बेसोफिल सम हार्मोन सम केमिकल रिलीज करता है। वो केमिकल क्या होते हैं, हिस्टामाइन, सीरोटोनिन एंड हिपेरिन। बेसोफिल इस तरह से काम करता है। हिस्टामाइन से इन्फ्लामेशन होती है, सीरोटोनिन से भी इन्फ्लामेशन होती है, सीरोटोनिन की वजह से पेन भी होता है बॉडी को, एंड हिपेरिन। इओसिनोफिल्स जितने भी एलर्जिक कंडीशन है, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस, कोई भी एलर्जिक कंडीशन है, इसमें इओसिनोफिल बढ़ जाते हैं। किसी भी एलर्जिक पेशेंट का अगर टेस्ट करनी है तो अपन इओसिनोफिल जांच करते हैं उसकी, तो ये इओसिनोफिल बढ़ जाती है। फिर रही बात लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दूसरे सबसे बड़े सेल हैं WBC में, नंबर में 20 to 25%। अब लिम्फोसाइट भी 2 टाइप्स में डिवाइड हुए हैं, एक बी सेल आते हैं और टी सेल आते हैं। अब बी सेल का फंक्शन जो होता है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है। बी सेल का काम होता है एंटीबॉडी बनाना, और टी सेल का काम होता है डायरेक्टली सेल अटैक करते हैं, वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसे कहते हैं अपन, टी सेल अपन जिसे बोलते हैं। आपने नाम तो सुना ही होगा CD4 काउंट, जो कि इम्यून सिस्टम को अवेक करते हैं, एंड CD8 डायरेक्टली जो सेल पे अटैक करते हैं, और बी सेल यानी इम्यूनो एंटीबॉडीज बनाता है। ये हुआ WBC का। अभी अपन प्लेटलेट्स को देखते हैं। प्लेटलेट्स को मेगा कैरियोसाइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो प्रिकर्सर ही होते हैं। प्लेटलेट का प्रिकर्सर ही मेगा कैरियोसाइट होता है। 1.5 लाख टू 4.5 या 5 लाख इनकी लिमिट होती है नॉर्मल, और इनका मेनली फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। बस इतनी ही 3 चीजें, एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। इतनी ही 4 चीजें प्लेटलेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मेगा कैरियोसाइट रहते हैं, ये डिवाइड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट से बनते हैं। 1.5 लाख से 5 लाख या 4.5 लाख तक की इनकी अपर लिमिट होती है। इनका काम होता है ब्लड को क्लॉट करना, एंड अगर इनके नंबर अगर कम हो जाते हैं तो ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। जैसे कि डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स डिस्ट्रक्शन होता है, इसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ती है। सो ये रहा अपना ब्लड कंपोनेंट, ब्लड के तीनों लीनियज, RBC, WBC एंड प्लेटलेट। इसके बाद अपन देखेंगे ब्लड ग्रुप, जो कि एक मेन टॉपिक है। ब्लड ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ब्लड ग्रुप क्यों बोलते हैं, कैसे डिराइव करते हैं, और कौन से 2 क्लासिफिकेशन है ब्लड ग्रुप के। अब ब्लड ग्रुप अपन 2 तरह से डिस्क्राइब करते हैं। एक तो A पॉजिटिव बोलते हैं, B पॉजिटिव बोलते हैं, O पॉजिटिव बोलते हैं, एंड AB पॉजिटिव भी बोलते हैं, मतलब पॉजिटिव बोलते हैं। अब पॉजिटिव और निगेटिव ये एक क्लासिफिकेशन है, एंड A, B एंड O ये एक क्लासिफिकेशन है। तो ABO क्लासिफिकेशन
एंड RH का भी एक फैक्टर रहता है। तो ब्लड ग्रुपिंग के लिए 4 मेन ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, AB एंड O। अब ये किससे डिसाइड होता है कि किसका ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो ये डिसाइड होता है कि RBC के ऊपर कौन सा एंटीजन है। सिंपल सी बात है। एंड कौन सी एंटीबॉडी उसके ब्लड में होती है। सिंपल सी बात है। अगर RBC पे A एंटीजन है तो इसके अपोजिट ब्लड में कौन सी एंटीबॉडीज रहेंगी, किसके खिलाफ रहेगी? B के खिलाफ रहेगी। अगर ब्लड AB पॉजिटिव है तो B एंटीजन रहेगा, एंटीबॉडी AB के खिलाफ रहेगी, याद रखना। और अगर AB ब्लड ग्रुप है तो RBC के ऊपर दोनों एंटीजन है, नो एंटीबॉडी। एंड O ब्लड ग्रुप है तो नो एंटीजन रहेगा, बट एंटीबॉडीज A की भी रहेंगी, B की भी रहेगी। इससे अपनों को क्या पता चलता है? A वाले को B का ब्लड नहीं चलेगा, B वाले को A का नहीं चलेगा, AB को सबका ब्लड चलेगा, O को सिर्फ O का ही ब्लड चलेगा, AB का नहीं चलेगा, क्योंकि उसके बॉडी में इतनी सारी एंटीबॉडीज है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि O हर किसी को ब्लड दे सकता है, इसलिए O ब्लड ग्रुप वाले को अपन क्या करते हैं? यूनिवर्सल डोनर, जो सबको दे सकता है, जिसका ब्लड सबको चल सकता है। एंड AB को क्या बोलते हैं? जिसको सबका ब्लड चल सकता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी जिसको सबका ब्लड चल जाता है। इतना ही है ब्लड ग्रुपिंग में, AB सिस्टम में, ABO सिस्टम में। MCQ आने के लिए MCQ कैसा आएगा कि अगर ब्लड ग्रुप पर एंटीजन A है, सॉरी RBC पर, तो एंटीबॉडी कौन सी रहेंगी ब्लड में? ऑब्वियसली एंटीबॉडीज B रहेगी। अगर B एंटीजन RBC पर है तो एंटीबॉडी ये रहेगी, फिर ब्लड ग्रुप ये बनेगा। अगर दोनों एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगी ब्लड में। ये रहा ABO ब्लड ग्रुप। अपन कैसे डिसाइड करते हैं? फिर अभी आता है पॉजिटिव निगेटिव। अभी ये पॉजिटिव निगेटिव क्या चीज है? रिएसस एंटीजन होता है जो प्रीवियसली रिएसस मंकी में भी रहता था, वो एंटीजन है। तो सिंपल सा रहता है, अगर एंटीजन RH एंटीजन पॉजिटिव है तो वो एंटीजन है, RH पॉजिटिव ब्लड है। RH एंटीजन निगेटिव है तो RH निगेटिव ब्लड है। सिंपल सी बात है, RH पॉजिटिव, RH निगेटिव। अभी 80% पीपल्स आर RH पॉजिटिव, 20% पीपल्स आर RH निगेटिव। सो क्लियर? ब्लड ग्रुपिंग कैसे होती है? ABO ब्लड ग्रुप, RH AB निगेटिव। सो यहाँ तक का पार्ट मैंने कवर कर लिया है। इसके बाद का जो पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।